नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डीकोड करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर आपके लिए ये है कि फ्रांस के एवियन शहर में G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक छोटी सी मुलाकात हुई है। कुछ मिनटों की उस मुलाकात में दोनों नेताओं ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया और एक दूसरे का हालचाल पूछा। 16 महीने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात है और कल इन दोनों नेताओं के बीच औपचारिक बातचीत होगी, जिसमें ट्रेड डील से लेकर तमाम बड़े मुद्दे भी शामिल रहेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका का एक B-52 बम वर्षक विमान 15 जून को कैलिफोर्निया के पास क्रैश हो गया। इसमें अमेरिकी सेना के 8 लोगों की मौत हो गई है। खास बात यह है कि ये B-52 बॉम्बर्स पहली बार वर्ष 1955 में अमेरिकी सेना में शामिल हुए थे। इसलिए आज हम आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिका इन 71 वर्ष पुराने विमानों को आज भी इस्तेमाल क्यों कर रहा है। और आखिर में आपको यह दिखाएंगे कि कैसे इस बार 21 जून को नीट की परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी तैयारी की गई है। नीट का क्वेश्चन पेपर अब एक राष्ट्रीय सुरक्षा के दस्तावेज की तरह बन गया है और किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए पहली बार वायुसेना, रेलवे, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जैसी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। 22 जून तक के लिए टेलीग्राम पर रोक लगा दी गई है और यह खबर उन लाखों छात्रों के बारे में है जिनकी पिछली परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गई थी। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ये लाखों छात्र निश्चिंत होकर अपनी परीक्षा दे पाएंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर पहले फ्रांस के एवियन शहर में G7 समिट के आउटरीच सेशन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और कुछ देर तक बातचीत भी की। ये छोटी सी मुलाकात रही कुछ मिनटों की और इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, हालचाल पूछा एक दूसरे का। G7 समिट के दौरान ये दोनों नेता एक साथ बैठे थे और यह मुलाकात लगभग 16 महीनों के बाद हो रही है। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच आखिरी मुलाकात फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में हुई थी। सत्रह जून को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक आधिकारिक यानी औपचारिक मुलाकात होगी और व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील, टैरिफ्स, निवेश और रणनीतिक साझेदारी से जुड़े मुद्दों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा हो सकती है। ये बहुत ही अहम मुलाकात होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात 16 महीनों के बाद हुई है और अब आपको ये बताते हैं कि इन पिछले 16 महीनों में क्या क्या हुआ है। बहुत कुछ हो गया, बहुत सारा पानी बह चुका है, लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच कभी आमने सामने कोई मुलाकात इस दौरान नहीं हुई। आपको याद होगा इन 16 महीनों में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। अमेरिका ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया, बाद में रशिया से तेल खरीदने के मुद्दे पर 50% टैरिफ कुल मिलाकर भारत के ऊपर लगाया। यह भी इन 16 महीनों में हुआ है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी SCO समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन भी गए, जहां पर उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। और ये जो तीनों नेताओं की बातचीत हो रही है, ये जो तस्वीर है, इनकी चर्चा पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिका में भी हो रही थी और तब अमेरिका के राष्ट्रपति भी इन तस्वीरों को देखकर काफी असहज हो गए थे। और आखिर में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हुआ और इन सारे घटनाओं के बाद, इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच पहली बार कल यानी 17 जून को एक औपचारिक बैठक होगी। लेकिन उससे पहले दोनों नेता थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के आमने सामने आए। जो आपकी स्क्रीन पर इस समय तस्वीरें चल रही हैं, असल में आज ये तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं और दुनिया भर के लोग ये देखना चाहते थे कि 16 महीने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, तो
उस दौरान क्या होगा। तो अगर इन तस्वीरों को आप देखें तो दोनों ही नेता बहुत ही सहज स्वभाव से और खुशी के साथ एक दूसरे से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ गले तो नहीं लगे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप उनके कंधे पर अपना हाथ रखकर एक संदेश जरूर देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बाजू पर थपथपाया। तो एक प्रकार से अगर कुछ मिनटों की इन तस्वीरों को देखा जाए, कुछ सेकंड की इन तस्वीरों को देखा जाए, तो यह मुलाकात काफी पॉजिटिव लग रही है, जिसमें दोनों ही नेता एक दूसरे के साथ बहुत गर्मजोशी से मिले भी हैं। तो ये तो नई तस्वीरें हमने आपको अभी दिखा दी, लेकिन इसके अलावा आज G7 समिट के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इसके बाद G7 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक ग्रुप फोटो में हिस्सा भी लिया। वो तस्वीरें भी आज हमारे पास आ गई हैं, उन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। तो ये अभी आपने ग्रुप फोटो देखी G7 समिट के दौरान दुनिया भर के नेताओं की। G7 जो पूरा ग्रुप है, ग्रुप 7, इसमें जैसा कि नाम ही बताता है कुल मिलाकर 7 सदस्य देश हैं। ये हैं अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन। यानी भारत कहने को G7 का सदस्य देश नहीं है औपचारिक रूप से, लेकिन एक आउटरीच मेंबर के तौर पर भारत को G7 में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर आमंत्रित किया गया और भारत को इसमें इसलिए शामिल किया गया क्योंकि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की जीडीपी विकास दर सबसे तेज है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और भारत इस बार G7 समिट का जो थीम है वो है वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस मेजर इंटरनेशनल चैलेंजेस। हिंदी में इसका मतलब है दुनिया की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का मिलकर सामना करना। ये इस बार का विषय है, थीम है G7 समिट का। और दुनिया भर के जो नेता, सबसे शक्तिशाली देशों के नेता यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। ये इस बार इस बात पर चर्चा करेंगे कि दुनिया भर में जो बड़ी बड़ी चुनौतियां आ रही हैं, हम उन चुनौतियों का मिलकर सामना कैसे कर सकते हैं। तो अब आज की खबर तो हमने आपको बता दी, लेकिन अगले 24 घंटे में जो सबसे बड़ी खबर होने वाली है वो ये, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कल 17 जून को इसी शहर में एक औपचारिक मीटिंग करेंगे और 16 महीने के बाद ये दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने बैठकर औपचारिक मीटिंग करने वाले हैं। इसलिए पूरी दुनिया की नजरें इस बैठक पर रहेंगी और हम कल डिकोड में आपको ये पूरी बैठक में क्या क्या हुआ ये सब डिकोड करके बताएंगे। आप आज एवियन शहर का नाम बार बार सुन रहे होंगे, इसलिए अब आपको दिल्ली से 6450 किलोमीटर दूर फ्रांस के इसी एवियन शहर के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं, जहां पर यह G7 समिट चल रहा है, जहां पर यह बैठक चल रही है। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा होगा, यह बहुत ही खूबसूरत शहर है। 10,000 से भी कम जनसंख्या वाले इस छोटे से शहर की अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। बहुत छोटा सा शहर है, 10,000 लोग यहां पर रहते हैं, बल्कि उससे भी कम लोग यहां पर रहते हैं। एवियन शहर अपने नाम पर बने एवियन मिनरल वाटर ब्रांड के लिए भी जाना जाता है। दुनिया भर में एवियन मिनरल वाटर ब्रांड बहुत मशहूर है। एक पानी आता है बॉटल्ड वाटर जिसका नाम है एवियन, वो इसी शहर के नाम पर है। और इस ब्रांड का जो पानी है उसमें
उस पानी का जो इस्तेमाल किया जाता है, जिस पानी का, वो एक प्राकृतिक जल होता है, नेचुरल वाटर होता है, जो इसी शहर के प्राकृतिक झरनों से निकलकर आता है। तो ये जो आप बॉटल देखते हैं, ये इसी शहर के नाम पर है और यहीं का पानी दुनिया भर में लोग पीते हैं। हमारे भारत के बाजारों में भी ये पानी मिलता है। आज हर रोज इस ब्रांड के 60 लाख वाटर बॉटल्स की पैकेजिंग की जाती है। अब एवियन शहर की अपनी एक ऐतिहासिक पहचान भी है। वर्ष 1962 में इसी शहर में ऐतिहासिक एवियन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके बाद अल्जीरिया युद्ध समाप्त हुआ था और अल्जीरिया की स्वतंत्रता को पहली बार मान्यता दी गई थी। तो इस प्रकार से ये जो शहर है, ये काफी पुराना शहर है तो छोटा सा शहर, लेकिन बहुत खूबसूरत भी शहर है और इसी शहर में ये G7 बैठक चल रही है। अब आपको आज की दूसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर दिखाते हैं। कल अमेरिका ने ईरान में युद्ध विराम की घोषणा की और कल ही अमेरिका के लिए एक बुरी खबर भी आई। अमेरिका का एक B-52 बम वर्षक विमान 15 जून को कैलिफोर्निया के पास क्रैश हो गया। यहां के एक एयरफोर्स बेस से टेक ऑफ करते ही यह विमान तुरंत जमीन पर गिर गया और इसमें आग लग गई और इस विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। B-52 अमेरिका का सबसे पुराना और शक्तिशाली बम वर्षक विमान है। यह अपने साथ परमाणु हथियार भी ले जाने की क्षमता रखता है और अमेरिका ने ईरान युद्ध के दौरान भी B-52 बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहले आप इस क्रैश की तस्वीरें देखिए और फिर आपको बताएंगे कि 71 वर्ष पुराना यह विमान आज भी अमेरिकी सेना के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और अमेरिका इतने पुराने विमान का इस्तेमाल आज भी क्यों कर रहा है। आज से 10 साल पहले वर्ष 2016 में अमेरिका का एक और B-52 विमान ऐसे ही क्रैश हुआ था, लेकिन तब विमान तो नष्ट हो गया, लेकिन इसके सभी 7 पायलट और क्रू मेंबर्स बच गए थे। लेकिन इस बार इसमें मौजूद 8 लोगों को, जिसमें इसके पायलट भी शामिल हैं, किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला और सारे लोगों की मौत हो गई। और ये पिछले 10 वर्षों में B-52 विमान की सबसे बड़ी दुर्घटना है, जिसकी तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं। धुआं ही धुआं आपको नजर आ रहा है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट एक रूटीन टेस्ट मिशन पर था। फिलहाल इसके इंजन्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और किसी भी तकनीकी खराबी की संभावना की जांच की जा रही है और जांच के बाद पता चलेगा कि ये क्रैश कैसे हुआ। It was a B-52 that was on initial takeoff, supporting the radar modernization program, which is it was a local test sortie. It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. Our team of first responders snapped into action and immediately cordoned off the area and took the appropriate action to start putting out the flames. While that was taking place, our base responded in kind to establish an emergency operations center and a wing operations center to ensure that the command and control of all base agencies and the response for the recovery effort was underway. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable. अब आपको ये बताते हैं कि B-52 विमान अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसका पूरा नाम है B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस। यहाँ B का मतलब है बॉम्बर यानी बम वर्षक विमान और स्ट्रैटोफोर्ट्रेस का मतलब जो है, ये स्ट्रैटोफोर्ट्रेस 2 शब्दों को मिलाकर बना है। पहला स्ट्रैटो यानी स्ट्रेटोस्फेयर माना जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर ये वायुमंडल का वो हिस्सा है जो जमीन से 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है और B-52 इस ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। और दूसरा इसको जो कहा जाता है वो फोर्ट्रेस यानी एक किला। ये एक किले की तरह है, इतना बड़ा, शक्तिशाली और सुरक्षित विमान इसे माना जाता है कि ये एक किले की तरह है।
जब अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, उस दौरान B-52 विमान को अमेरिका की परमाणु शक्ति का उड़ता हुआ एक किला माना जाता था और इस समय इसकी कीमत है लगभग 900 करोड़ रुपए। एक विमान 900 करोड़ रुपए का है। अमेरिका की ही एक बहुत मशहूर एरोस्पेस कंपनी बोइंग इसका निर्माण करती है। वर्ष 1955 में अमेरिकी सेना में पहली बार B-52 विमान को शामिल किया गया था और वर्ष 1962 के बाद अमेरिका ने इस विमान का निर्माण नहीं किया है, यानी कोई नया विमान B-52 नया विमान 1962 के बाद इस कंपनी ने नहीं बनाया है। यानी जितने भी विमान चल रहे हैं वो सब वही हैं जो 1962 तक जिनका निर्माण हुआ है। पिछले 71 वर्षों में इस विमान को लगातार अपग्रेड जरूर किया गया है। इस दुर्घटना के दौरान भी इस विमान को अपग्रेड करने का परीक्षण ही चल रहा था और अमेरिका की सेना इसे वर्ष 2050 तक इस्तेमाल करना चाहती है। सोचिए, 1962 में जो विमान आखिरी बार बना उसका इस्तेमाल 2050 तक अमेरिका करना चाहता है। आपने भी देखा होगा, हमारे आसपास की जिंदगी में भी अक्सर 30 से 40 साल की नौकरी के बाद कोई भी कर्मचारी रिटायर हो जाता है, इंसान भी रिटायर हो जाता है। लेकिन अब आपको हम ये बताने वाले हैं कि आखिर अमेरिका अपने इस 71 वर्ष पुराने विमान को रिटायर क्यों नहीं कर पा रहा है। तो इसकी 3 वजह हैं कि इतने पुराने विमान को भी अमेरिका आज इस्तेमाल करता है। पहला, यह विमान एक बार में लगभग 32,000 किलोग्राम के हथियार लेकर 14,000 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है। जो इसकी रेंज है वो है 14,000 किलोमीटर। इस क्षमता के कारण इसे अमेरिका के बम वर्षक विमानों के बेड़े की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि इसकी जो रेंज है 14,000 किलोमीटर तक, इतना बोझ लेकर, इतना वेट लेकर कोई जब विमान जा सकता है तो आप समझ सकते हैं वो कितना काम का विमान है। दूसरा, अमेरिकी सेना के लिए इसे अपग्रेड करना कोई नया विमान बनाने से कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता है। नया विमान बनाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, उससे बढ़िया यह है कि पुराने विमानों को ही लगातार अपग्रेड करते रहें, वो ज्यादा इन्हें सस्ता पड़ता है। और तीसरा, इस समय अमेरिका के पास कोई और भरोसेमंद विकल्प इस विमान का मौजूद नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी सेना इस एयरक्राफ्ट को वर्ष 2050 तक इस्तेमाल करेगी। मतलब तब तक कुछ B-52 विमान लगभग 100 वर्ष पुराने हो चुके होंगे और यह अपने आप में एक असाधारण रिकॉर्ड होगा। अगर 2050 तक अमेरिका इन विमानों को चला लेता है तो कई विमान ऐसे होंगे जो 100 साल पुराने विमान होंगे। अब आपको यह दिखाते हैं कि B-52 जैसे बम वर्षक विमानों का दौर क्यों आया था और आज इसके भविष्य पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। इन बम वर्षक विमानों की शुरुआत कोल्ड वॉर के समय हुई थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी थी और तब जरूरत एक ऐसे विमान की थी जो 10 से 14,000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सके और दुश्मन के इलाके में घुसकर वहां पर बम गिरा सके। अब इसके लिए एक ऐसा विमान चाहिए जिसकी रेंज हो 10 से 15,000 किलोमीटर और उस विमान की क्षमता इतनी हो कि वो हजारों किलोग्राम वजन लेकर इतनी दूरी तक उड़ सके, हथियार लेकर, बॉम्ब लेकर। और इसी सोच के साथ B-52 जैसे बम वर्षक विमानों का निर्माण हुआ। लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी बदली, नए नए हथियार आ गए और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी ICBMs आ गई, जिससे हजारों किलोमीटर तक हमले की जो क्षमता है वो आप अपने देश में बैठे बैठे इन मिसाइल्स के जरिए हजारों किलोमीटर तक दूर हमला कर सकते हैं। और इसके लिए अब आपको विमान में उन बॉम्ब्स को और हथियारों को भरकर वहां जाने की जरूरत नहीं है। मिसाइल वो काम बैठे बैठे आपके देश से ही कर सकती है। इसके बाद आधुनिक फाइटर जेट्स भी आए और सटीक हमला करने वाले प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स भी आ गए और उसके B-52 बॉम्बर्स की इसके बाद जरूरत नहीं रही। इसके बाद वर्ष 1991 में सोवियत संघ टूट गया और सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिका और रशिया के बीच मुकाबला और दबाव दोनों ही खत्म हो गए। एक दूसरे से जीत का जो दबाव था वो भी खत्म हो गया और ये जो मुकाबला लगातार कोल्ड वॉर के रूप में चल रहा था, जिसे हम शीत युद्ध भी कहते हैं, वो अब खत्म हो गया। और तब ये कहा गया कि अब B-52 जैसे विमानों की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद रशिया जैसे देशों ने ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स बना लिए जिससे धीमी रफ्तार से उड़ने वाले इस प्रकार के
बम वर्षक विमानों पर खतरा और बढ़ गया, क्योंकि रशिया ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो कि इन विमानों को सीधे शूट कर सकती थी। तो इन विमानों का अब वहां पहुंचना मुश्किल हो गया। इसी वजह से कहा जाने लगा कि B-52 जैसे पारंपरिक बॉम्बर विमान का स्वर्ण काल अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है और ये विमान अब एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि ये उड़ते भी धीरे हैं। हालांकि अमेरिका ने ईरान युद्ध और इससे पहले इराक और अफगानिस्तान में भी इन्हीं B-52 बम वर्षक विमानों का प्रयोग किया था और इन्हीं विमानों से वहां पर हमले भी किए थे। इस समय दुनिया में अमेरिका, रशिया और चीन के पास लंबी दूरी के इसी प्रकार के बम वर्षक विमान हैं। कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने सिर्फ एक नए स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को अपनी सेना में शामिल किया और इसका नाम है B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर। कोल्ड वॉर के दौरान ही इसे डिजाइन और डेवलप भी किया गया था और B-2 के बाद अमेरिका अब B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर का निर्माण भी कर रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि B-52 बम वर्षक जैसे विमान आज से 71 वर्ष पहले बनाए गए थे, तो फिर आज की टेक्नोलॉजी की मदद से इससे आधुनिक विमान क्यों नहीं बनाए जा रहे? मतलब अमेरिका अभी तक इतने वर्षों के बाद भी इस विमान का कोई अच्छा आधुनिक विकल्प बना नहीं पाया और इसीलिए वो मजबूर है कि वो इन्हीं पुराने विमानों को अभी तक उड़ा रहा है। वो इससे बेहतर बम वर्षक विमान नहीं बना पाया। इसकी क्या वजह हो सकती है? अमेरिका के पास पैसा भी है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी है। तो इसकी बड़ी वजह है कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच नए और बेहतर हथियार बनाने की एक रेस चल रही थी। इन दोनों सुपर पावर्स के बीच अपने अस्तित्व और वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, इसलिए दोनों के लिए जीतना बहुत महत्वपूर्ण था। यह अस्तित्व की लड़ाई थी और इसीलिए इन दोनों में ही इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा थी और नई टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए अमेरिका उस समय अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहा था। तब उसका फायदा वहां की सेना और साइंस यानी वहां के वैज्ञानिकों को दोनों को मिला। कोल्ड वॉर के दौरान ही 10,000 से ज्यादा परमाणु हथियार बनाए गए। वर्ष 1969 में अमेरिका ने चंद्रमा पर लैंडिंग की, सिर्फ रशिया को नीचा दिखाने के लिए, और रेस ये चल रही थी कि चंद्रमा पर पहले कौन पहुंचता है, रशिया या अमेरिका, और दोनों एक दूसरे के साथ लगातार रेस लगा रहे थे। और अमेरिका बदला लेना चाहता था कि वो रशिया को यह दिखा सके कि हम भी चंद्रमा पर लैंड कर सकते हैं। और उसी समय उसी काल में B-52 जैसे बॉम्बर विमान का भी निर्माण हुआ। यानी उस समय इच्छा शक्ति बहुत तीव्र थी, जरूरत बहुत तीव्र थी, और जब जरूरत बहुत ज्यादा होती है, इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है और हर हाल में आपको जीतने की इच्छा होती है, उस समय कोई भी देश पैसा भी अंधाधुंध लगाता है और मेहनत भी बहुत ज्यादा करता है। और यही कारण है कि उस समय अमेरिका ने इस विमान का निर्माण भी कर लिया, लेकिन उसके बाद अमेरिका ऐसा कोई विमान बना नहीं पाया। अब आपको ईरान युद्ध विराम के बारे में एक बड़ी खबर बताते हैं। 300 अरब डॉलर यानी लगभग 28 लाख करोड़ रुपए, यह वो पैसा है जिसकी ईरान युद्ध विराम के बाद पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है इस आंकड़े की। अब यह कहा जा रहा है कि इस आंकड़े को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है। कल ईरान के मीडिया ने यह दावा किया था कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान में लगभग 28 लाख करोड़ रुपए के निवेश करेंगे और पुनर्निर्माण की योजना बनाएंगे। यानी वहां पर 28 लाख करोड़ रुपया पैसा इतना लगाया जाएगा और जो वहां पर तोड़फोड़ हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा और उसमें यह पैसा लगेगा। और यह युद्ध खत्म करने की शर्तों में से एक है। लेकिन अब इसे लेकर अमेरिका में अलग अलग राय है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस में थे। यहां ईरान युद्ध विराम को लेकर उन्होंने दो बड़ी बातें कही। पहला, ईरान अब कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना सकता, और दूसरा, अमेरिका ईरान में कोई पैसा निवेश नहीं करेगा। We appreciate the relationship we've had over the short period of time with Iran. And the primary thing is, we can talk about the Iran deal all day long. We're not investing any money. We have the right to if we want, but we're not investing any money. We didn't pay for it like Obama did. He paid billions of dollars. He paid $1.7 billion from an airplane, all green cash. It was crazy. I watched that. I couldn't believe it. But the one thing that's happening that's of note, frankly, the only thing that really matters to me,
is Iran will never have a nuclear weapon. And it says it loud and clear. They're not going to develop it. They're not going to buy it. They're not going to do anything with it. And if they do, they suffer unbelievable consequences. Not just a little bit like, I won't even tell you the consequences, but the consequences are the ultimate consequences. And with that being said, I hope we have a very good relationship. अब देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में किसी भी तरह के निवेश से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं हम कोई पैसा नहीं लगाएंगे, जबकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस कुछ और कह रहे हैं। जेडी वांस ईरान में 28 लाख करोड़ रुपए के निवेश का पूरा फॉर्मूला बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ईरान युद्ध विराम समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है तो उसे यह पैसा मिल सकता है। यानी इस भुगतान की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि एक ऐसा फंड है जो ईरान को तभी मिलेगा जब वो शांति समझौते की सभी शर्तों को पूरा करेगा। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि इतने बड़े फंड पर चर्चा जरूर हुई है, लेकिन यह पैसा अमेरिका ईरान को नहीं देगा, बल्कि खाड़ी के दूसरे देश इस फंड के जरिए ईरान में निवेश कर सकते हैं। Agreement says they are not getting a single dime of American money. That's just not what this is. What the agreement does say, Sean, is again, if the Iranians behave, and if there are sanctions relief, and if the Iranians are integrated into the world economy, we would invite other countries, not us, but other countries to invest in their country. That's fine, but only if they comply with the terms of the agreement. 19 जून को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम के समझौते पर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में हस्ताक्षर होंगे और ईरान के विदेश मंत्री के मुताबिक अमेरिका के साथ बातचीत 2 चरणों में होगी। पहले चरण में युद्ध खत्म करने, हॉर्मुज का रास्ता खोलने और ईरान के फंड्स को जारी करने और उसके पुनर्निर्माण पर चर्चा होगी। और दूसरे चरण में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैंक्शंस हटाने जैसे बड़े मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा। यानी अब इन सारे मुद्दों को अलग अलग रखा गया है। पहले क्या होता था कि सारे मुद्दों पर एक साथ बातचीत होती थी और फिर वो बातचीत किसी न किसी मुद्दे पर अटक जाती थी और समझौता हो नहीं पा रहा था। अब उन्होंने मुद्दों को अलग अलग कर दिया है और इसे अलग अलग फेजेस में बांट दिया है। और पहले फेज में वो सिर्फ हॉर्मुज को खोलने की बात करेंगे और किसी तरीके से इस युद्ध को रोका जाए उसके बारे में बात करेंगे। परमाणु हथियार बनाने का जो मुद्दा है उसे इससे अलग कर दिया गया है, वो अगले फेज में उसके बारे में बातचीत होगी। अब आपको हॉर्मुज से आज का अपडेट बताते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बाद भी आज हॉर्मुज का रास्ता शुरू नहीं हो पाया है। आज केवल 3 जहाज हॉर्मुज को पार कर पाए और इस समय लगभग 2000 समुद्री जहाज अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। तो कुछ हद तक खुला तो है, 2-3 जहाज वहां से गुजरे हैं। हमने आपको बताया था कल भारत का भी एक जहाज वहां से गुजरा है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में जहाज वहां पर अटके हुए हैं। तो पूरी तरीके से यह रास्ता नहीं खुला। 19 जून को अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद हॉर्मुज का रास्ता अब खुलेगा। तो 2-3 दिन की बात और है। जिनेवा में जब इस समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे तब हॉर्मुज भी खुल जाएगा। हालांकि इसके बाद भी समुद्री जहाजों का ट्रैफिक सामान्य होने में लगभग 1 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि दुनिया भर की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज तब तक अपने समुद्री जहाज भेजने का जोखिम नहीं उठाएंगी। तो अभी भी दुनिया भर की जो कंपनीज हैं वो अभी भी डरी हुई हैं कि ये दोनों देश एक दूसरे के साथ समझौता तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने इतने बड़े बड़े शिप्स को भेजें वहां से या ना भेजें, ये अभी भी बहुत रिस्की काम है। और जब तक दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज को यह भरोसा नहीं हो जाएगा कि यह समझौता वास्तव में अब टिकाऊ है और जमीन पर यह इंप्लीमेंट हो रहा है और हॉर्मुज का रास्ता पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुका है, तब तक हॉर्मुज के जरिए आने वाला जो ट्रैफिक है यह कम ही रहने वाला है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरें अभी तक हमने आपको बताई। अब आपको भारत की राजनीति के बारे में खबर बताते हैं, उन विपक्षी नेताओं के बारे में बताते हैं जो चुनाव में अपनी हार को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करना चाहते। ममता बनर्जी ने आज भवानीपुर विधानसभा सीट पर अपनी चुनावी हार को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है और उन्होंने खुद हाईकोर्ट पहुंचकर यह याचिका दायर की है। 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, आपको याद है, और भवानीपुर सीट पर
बीजेपी के नेता और अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 वोटों से इसी भवानीपुर सीट से हराया था। वो भवानीपुर जो कि ममता बनर्जी का एक गढ़ मानी जाती है, उनके लिए बहुत सुरक्षित सीट मानी जाती है और उनका अपना घर माना जाता था कि वहां से वो नहीं हार सकती। उस जगह से शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हरा दिया था और इस हार के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि वो हारी नहीं है बल्कि उन्हें साजिश के तहत हराया गया है। और आज भी ममता बनर्जी हाई कोर्ट में जाकर यही कह रही हैं कि वो हारी नहीं है बल्कि उन्हें जबरदस्ती हराया गया है और वो इस हार को चुनौती दे रही हैं। वो आज भी ये कहती हैं कि उन्हें तो पूरे सिस्टम ने मिलकर हरा दिया और अब वो इस चुनावी हार को लेकर हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। हाई कोर्ट में अपनी याचिका में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भवानीपुर में चुनाव की प्रक्रिया, मतगणना और चुनाव अधिकारियों की भूमिका निष्पक्ष नहीं थी और इन सब ने मिलकर उन्हें हरा दिया। वैसे तो भवानीपुर को ममता बनर्जी का सबसे मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता था, क्योंकि ममता बनर्जी पहले यहां वर्ष 2011 में जीती, फिर अगला चुनाव 2016 में जीता, फिर 2021 में भी इसी सीट से उन्होंने चुनाव जीता। यानी इस सीट ने और यहां के लोगों ने उन्हें कभी धोखा नहीं दिया। वर्ष 2021 में नंदीग्राम से हारने के बाद भी वो भवानीपुर से उपचुनाव जीतकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई थी। इसलिए भवानीपुर को उनकी सबसे सुरक्षित सीट माना जाता था और उन्हें पूरा यकीन था कि भवानीपुर के वोटर्स उन्हें कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन इस बार वो भी ममता बनर्जी का साथ छोड़कर चले गए। अब ममता बनर्जी इस पूरे मामले का निपटारा, इस चुनावी हार को वो अदालत में लेकर गई हैं और वो ये चाहती हैं कि चुनाव में जो उनकी हार हुई है, अब इसका फैसला अदालत में होना चाहिए। ये फैसला तो जनता की अदालत में होता है और जनता ने अपनी अदालत में फैसला दे दिया कि उन्हें ममता बनर्जी नहीं चाहिए। अब ममता बनर्जी अदालत में चली गई। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद भवानीपुर को लेकर चुनाव आयोग ने भी कुछ आंकड़े जारी किए थे जो आज आपको देखने चाहिए कि भवानीपुर में ममता बनर्जी की परफॉर्मेंस कैसी थी। इस सीट के 267 बूथों में से लगभग 207 बूथों पर शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी से ज्यादा वोट मिले थे। यानी 207 बूथों पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया है। 68 बूथों पर ममता बनर्जी को 100 से भी कम वोट मिले थे, जबकि 28 बूथ ऐसे थे जहां ममता बनर्जी को 50 से भी कम वोट मिले। ममता बनर्जी को कुछ बूथों पर तो सिर्फ 12 वोट, 14 वोट और 15 वोट भी मिले थे। ऐसे ऐसे भी बूथ थे। अब ममता बनर्जी एक तर्क यह भी देती है कि इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी को 45% वोट मिले हैं तो टीएमसी को भी 41% वोट मिले हैं। ऐसा नहीं है कि टीएमसी बिल्कुल उखड़ गई और टीएमसी को वोट ही नहीं मिला, और ऐसा नहीं है कि बंगाल में टीएमसी का जनाधार बिल्कुल खत्म हो गया है। 41% वोट तो अब भी मिले हैं। लेकिन भवानीपुर में ममता बनर्जी की करारी हार ने उनके सारे तर्कों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ममता बनर्जी की इस हार को उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल की जनता का एक बड़ा संदेश माना गया और इसे उनकी व्यक्तिगत पराजय के तौर पर भी देखा गया। एक और दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2021 में नंदीग्राम में भी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया था और ममता बनर्जी ने इस हार को भी कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अब ये अलग बात है कि इस मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभी तक आदेश अपना नहीं दिया है और यह मामला अब भी अदालत में चल रहा है। अभी तक फैसला इसका नहीं आया है। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी शायद ये जानती हैं कि भवानीपुर का चुनाव परिणाम अब बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाई कोर्ट में इस राजनीतिक लड़ाई के जरिए शायद वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहती हैं, देश भर के लोगों को ये संदेश देना चाहती हैं कि वो अब भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं पश्चिम बंगाल की और उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। असल में ममता बनर्जी इस समय कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में है। वो राहुल गांधी के संपर्क में है, सोनिया गांधी के संपर्क में है और कांग्रेस और राहुल गांधी का सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी का रहा है। वो जब भी हारते हैं तो यही कहते हैं कि वोट चोरी हो गया, उन्हें जबरदस्ती हरा दिया गया, उनके वोट चोरी कर लिए गए। और जहां वो जीतते हैं वहां वो वोट चोरी की कभी बात नहीं करते। अब केरल में जीत गए, वहां वो ये नहीं कह रहे कि यहां वोट चोरी हुई, बाकी जगह कह रहे हैं। तो हो सकता है उसी से प्रभावित होकर अब ममता बनर्जी भी उसी मुद्दे को आगे लेकर जाना चाहती हैं और वो बताना चाहती हैं कि उनकी भी वोट चोरी हो गई, वरना वो
जीतने वाली थी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में और पूरे देश में भी इस समय एक पार्टी है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और उस पार्टी का नाम है NCPI और इसे लेकर हर रोज नई नई खबरें आ रही हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए यह है कि काकोली घोष दस्तीदार इस पार्टी की नई अध्यक्ष हैं। सूत्रों के मुताबिक 30 मई को ही उन्हें NCPI का नया अध्यक्ष चुन लिया गया था, लेकिन इसकी जानकारी अब बाहर आई है। काकोली घोष को अध्यक्ष चुने जाने से 2 दिन पहले NCPI की तत्कालीन अध्यक्ष शेवली कुंडू ने इस्तीफा दे दिया था और इस समय NCPI भारत की सबसे रहस्यमयी राजनीतिक पार्टी बन गई है, क्योंकि हर दिन इसके बारे में नए नए रहस्य सामने आ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि TMC के 20 बागी सांसदों का NCPI नाम की इस पार्टी में विलय हो चुका है। 14 जून को TMC के बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी और उन्हें NCPI में अपने विलय की जानकारी दी थी। यानी इस मुलाकात से भी 15 दिन पहले ही काकोली घोष दस्तीदार को NCPI का नया अध्यक्ष बना दिया गया था और ये पूरे जो नई, आप इसे खोज कह सकते हैं, नया राजनीतिक फॉर्मूला कह सकते हैं, इस पूरे मामले की पटकथा उसी दिन लिखी जा चुकी थी। यानी ये काम बहुत पहले से चल रहा था। 15 दिन पहले ही इस पार्टी का अध्यक्ष इन्हें बना दिया गया था। TMC के बागी सांसद अब ये कह रहे हैं कि NCPI में उनका विलय कानूनी रूप से बिल्कुल सही है और अगर इस पर कोई विवाद हुआ तो उसका फैसला अदालत करेगी। We are trying to merge into another party. Acceptance has already come to us. They are happy to take us. We'll work together with the NDA under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Honorable Home Minister Amit Shah ji. They are looking into the affair of this merger, how to use the schemes that were not implemented in West Bengal in the last tenure. We were just discussing that, even child safety issues were not allowed in the state of West Bengal. Like that, many other schemes were not used in the last ministry. टोटल 20 MPs है, 20 MP लोकसभा का। 2-3 में 2-3 अंश जाने का समय वो धोखा नहीं होता है। देश का संविधान वो मान्यता दिया है, लोकसभा मान्यता दिया है कि 2/3 में जाओ तो धोखा नहीं, 2/3 का कम जाओ तो धोखा जरूर होगा। वो असली TMC है, वो तो अदालत ठीक करेंगे। शिवसेना असली कौन है वो तो कोर्ट ठीक किया, और दूसरा वाला असली शिवसेना तो शिवसेना उद्धव ठाकरे हो गया। अब इन 20 बागी सांसदों पर कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दोनों पक्षों से बात करेंगे। इससे पहले लोकसभा स्पीकर ने 15 जून को अभिषेक बनर्जी को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन तब कोलकाता में ईडी की एक टीम अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर रही थी, इसलिए वो लोकसभा स्पीकर से नहीं मिल पाए। अब अगले 1 या 2 दिन में TMC के नेताओं के साथ लोकसभा स्पीकर की मुलाकात हो सकती है। लोकसभा स्पीकर इस मामले पर फैसला अगले महीने संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ले सकते हैं और TMC ने दोनों पक्षों की बात सुनने के लोकसभा स्पीकर के इस फैसले का स्वागत किया है। अच्छी बात है, स्पीकर के काम है निरपेक्ष रहना। तो मैं ये जो सुना, जिस दिन ये डिसैटिस्फाइड MP चिट्ठी दिया, उसके पहले तृणमूल कांग्रेस की ओर से चिट्ठी दिया गया था। तो मैंने ऐसा सुना कि स्पीकर ने तृणमूल कांग्रेस को भी एक चिट्ठी दिया उनसे मिलने के लिए। मिला कि नहीं मुझे पता नहीं। पूरी पॉलिटिकल पार्टी में केवल उसके सदस्य नहीं होते, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी ऑफिस, उसका बैंक अकाउंट, उसका खाते में बैलेंस, उसके पैसे, वो सारा कुछ होता है जो कि पूरा मर्ज करना चाहिए। वो भी जाके सेपरेट ग्रुप नहीं, मर्ज होना पड़ेगा आपको। वो तो हो नहीं रहा। और ये मैं नहीं कहता, ये संविधान कहता है। यदि संविधान के अनुरूप कुछ हो रहा हो तो हम बोलने लायक नहीं, लेकिन यहां संविधान के अनुरूप तो कुछ नहीं हो रहा। माननीय स्पीकर साहब को भी जो कागज दिए जा रहे हैं, गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारी चिट्ठी जो दी गई है वो स्वतः स्पष्ट है, वो सबको मालूम है
कि क्या संविधान की सच्चाई है। असली टीएमसी ममता बनर्जी की है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी उनकी है, उनके वर्कर नीचे तक उनके हैं, साफ है। अब पश्चिम बंगाल के जो टीएमसी के नेता हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं और अभी वो लंबे चलेंगे, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में अभिषेक बनर्जी से कोलकाता में पूछताछ की है। सीआईडी इस समय एक नहीं बल्कि तीन मामलों में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर रही है। पहला है शिक्षक भर्ती घोटाला, दूसरा है टीएमसी विधायकों का जाली हस्ताक्षर का मामला और तीसरा है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषण देने का मामला। तो 3 मामलों पर पूछताछ चल रही है और ईडी जो उनके साथ पूछताछ कर रही है ये अलग है। राजनीति की खबर आपने देख ली। अब हम बात करते हैं अपने देश के छात्रों की। अब आपको बताते हैं कि कैसे इस बार नीट की परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक रोकने के लिए भारत के इतिहास में सबसे बड़ी तैयारी की गई है। 21 जून को नीट की दोबारा परीक्षा होने वाली है और लगभग 23 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठेंगे। इस बार नीट का क्वेश्चन पेपर राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी दस्तावेज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए पहली बार वायुसेना, रेलवे, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जैसी बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। अब 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर भी रोक लगा दी गई है। टेलीग्राम में एक मैसेज एडिट करने की सुविधा होती है, इसे भी 30 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है और टेलीग्राम पर 200 चैनल्स और ग्रुप्स को ब्लॉक कर दिया गया है। We had to block 200 channels, but sometimes the time taken by them to take action against any such channel, in between some people get defrauded. So that was number one reason. Number two reason, only Telegram has a functionality in which you can go back in time, edit a message and retain the timestamp. अभी एक दिन पहले ही 15 जून को अहमदाबाद की साइबर क्राइम ब्रांच ने भी एक पेपर लीक गैंग के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है जो कई राज्यों में सक्रिय था। अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक पकड़े गए 2 आरोपी टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा कर रहे थे कि उनके पास नीट के री एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी मौजूद है। यानी वो ये दावा कर रहे थे कि जो ये री एग्जामिनेशन होने वाला है इसका क्वेश्चन पेपर भी लीक हो चुका है और वो उनके पास उपलब्ध है। પહેલા તો હું સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું કે આ ફરીથી લીકનો મેટર નથી, પરંતુ આરોપીઓ એનો ટેલિગ્રામ या अलग अलग સોશિયલ મીડિયા મારફતે એવા પ્રોજેક્શન કરતા હતા કે એના પાસે રીનીટનો એક્ઝામનો પેપર છે। કુલ 8 જેટલા ટેલિગ્રામ ચેનલ આ લોકો ચલાવતા હતા અને દરેક ટેલિગ્રામ ચેનલમાં પ્રીમિયમ મેમ્બર્સ પણ એડ કરતા હતા। तो यहां पर हम ये आपके सामने स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस बार के री एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग टेलीग्राम पर यह दावा कर रहे थे कि उनके पास क्वेश्चन पेपर आ गया है, क्योंकि एक ऐसा समय होता है जब लोग पैसा बनाना चाहते हैं, लोगों को धोखा देना चाहते हैं और उनसे पैसा निकालना चाहते हैं। ये वैसा ही गैंग था और ये सोच रहा होगा कि इस बार झूठ बोल देते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ गया और इसके जरिए कुछ लोगों से पैसा ले लिया जाए। इस बार नीट री एग्जामिनेशन को पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाने के लिए ऐसे कई कदम उठाए गए हैं जो ऐतिहासिक हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट्स को इंटरनेट और मोबाइल फोन की सुविधा से दूर रखा गया। जब वो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे थे ना तो उनके पास इंटरनेट था ना ही उनके पास मोबाइल फोन था, ताकि वो किसी से भी कोई संपर्क ना कर पाए, किसी से भी कोई बातचीत ना कर पाए और पेपर लीक होने का कोई खतरा ना रहे। इस बार क्वेश्चन पेपर्स के एक नहीं बल्कि कई सेट्स तैयार किए गए ताकि किसी को यह पता ना चले कि आखिर कौन से क्वेश्चन पेपर का सेट आने वाला है। क्वेश्चन पेपर्स की छपाई बहुत ही कड़ी निगरानी में की गई और हर क्वेश्चन पेपर में ऐसी खास व्यवस्था की गई है जिससे पेपर लीक होने पर उसके सोर्स का तुरंत पता चल जाएगा कि यह कहां से लीक हुआ है।
क्वेश्चन पेपर्स को सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए वायुसेना, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ की मदद ली गई। क्वेश्चन पेपर्स को ले जाते समय जीपीएस के जरिए लगातार उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर्स को सील बंद बॉक्सेस में भेजा जा रहा है और परीक्षा शुरू होने से सिर्फ 45 मिनट पहले ही पूरी सुरक्षा में इन बॉक्सेस को खोला जाएगा। सीसीटीवी और एआई की मदद से हर एग्जामिनेशन सेंटर पर बहुत कड़ी नजर रखी जाएगी और कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग इसकी होगी। परीक्षा शुरू होने के बाद उम्मीदवारों को बहुत जल्द बाहर भी नहीं आने दिया जाएगा। इस बार एग्जामिनेशन सेंटर पर छात्रों की भी बायोमेट्रिक और फेस वेरिफिकेशन के जरिए पहचान की जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर्स पर सिग्नल्स जो हैं मोबाइल फोन के, उन्हें भी जैम कर दिया जाएगा। सिग्नल जैमर्स वहां पर लगाए जाएंगे। पिछले 4 दिनों में कैबिनेट सचिव और भारत के गृह सचिव ने इस परीक्षा को लेकर कई बार अलग अलग बैठकें की हैं। 21 जून को होने वाली इस परीक्षा की निगरानी कैबिनेट सेक्रेटरी, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारें, जिला प्रशासन और पुलिस अब मिलकर अलग अलग स्तरों पर करेंगे। अब देश के दूर दराज इलाकों में नीट री एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स को पहुंचाने के लिए इस बार बहुत ही खास और नए इंतजाम किए गए हैं। जैसे तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में क्वेश्चन पेपर्स को पहुंचाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए आज एक हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग भी कराई गई और एक मॉक ड्रिल की गई। तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होगा इस बार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में क्वेश्चन पेपर्स को भारी सुरक्षा के बीच भारतीय वायुसेना के एक खास विमान से पहुंचाया गया और फिर इसे एक बेहद सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखा गया है। आपको याद होगा, जैसे हमारे देश में चुनावों के दौरान ईवीएम्स को बहुत भारी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, वैसे ही अब नीट के क्वेश्चन पेपर्स को भी इसी प्रकार भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में रखा जा रहा है। इस परीक्षा में 22,79,000 छात्रों के शामिल होने की संभावना है, जिसमें से 10 लाख छात्रों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। 3 मई को हुई नीट परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद जो है, आपको याद होगा, यह परीक्षा रद्द कर दी गई थी क्वेश्चन पेपर लीक जब हुआ था। इसके बाद संसदीय समिति की एक बैठक हुई इसके बारे में, जिसमें एनटीए के अधिकारियों को भी बुलाया गया। इस बैठक में एक सांसद ने सुझाव दिया कि हमें चीन और अमेरिका की परीक्षा व्यवस्थाओं को भी स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए कि वहां वो लोग कैसे कराते हैं अपना एग्जाम। तो पिछले हफ्ते चीन में नेशनल हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था, जिसका नाम वहां पर है गाओकाओ। ये चीन की राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा है जो 2 से 3 दिनों तक चलती है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक गिना जाता है। इसमें हर साल लगभग 1.25 करोड़ छात्र शामिल होते हैं। इस परीक्षा की तैयारी कई हफ्ते पहले शुरू कर दी जाती है। इसके लिए क्वेश्चन पेपर्स तैयार करने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, उन्हें कुछ हफ्तों के लिए एक सुरक्षित जगह पर अलग से रखा जाता है और उस दौरान उस जगह पर ना तो उनके पास मोबाइल फोन होता है और ना ही उन्हें इंटरनेट दिया जाता है, यानी वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके होते हैं। उन्हें एक अलग लोकेशन पर रखा जाता है, कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। क्वेश्चन पेपर्स सेट करने वाले शिक्षक अपने परिवार, अपने दोस्तों या किसी भी बाहरी व्यक्ति से सीधे संपर्क नहीं कर सकते। इसके बाद क्वेश्चन पेपर्स को सीलबंद पैकेट्स में कड़ी सुरक्षा के बीच एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है। इन सेंटर्स पर छात्रों की बायोमेट्रिक और फेस वेरिफिकेशन से जांच होती है। परीक्षा के लिए ट्रैफिक में कई बदलाव कर दिए जाते हैं और एग्जामिनेशन सेंटर्स तक छात्रों को पहुंचाने के लिए स्पेशल बसेस चलाई जाती हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास यहां तक कि हॉर्न बजाने पर भी पाबंदी रहती है ताकि छात्रों को कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो ये चीन है जहां इस प्रकार कैसे ये परीक्षा की जाती है, वहां के तरीके मैं आपको बता रहा हूं। 4 दिन बाद भारत में भी मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में एडमिशन के लिए ऐसे ही सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है और सभी छात्रों को मेरी सलाह ये रहेगी कि इस परीक्षा को लेकर किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट या उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया या किसी भी मैसेजिंग ऐप पर फैल रहे किसी भी अफवाह पर आप भरोसा ना करें। अगर आपको किसी भी गड़बड़ी की जानकारी मिले तो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।
इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी आप इसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए भी और हमारे देश के छात्रों के लिए भी। और सुरक्षा के जो इंतजाम करने पड़ रहे हैं इस बार, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम हमारे देश के किसी बहुत बड़े दुश्मन के साथ हमें अपनी सेनाओं को भी, सुरक्षा एजेंसियों को भी इस बार इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो आप ये समझ लीजिए, ये हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं ये बनी तो इसलिए थी ताकि जो देश के दुश्मन हैं उनसे हम लड़ सकें, जो सीमा पार दुश्मन हैं उनसे हम लड़ सकें। लेकिन अब ये सारी सुरक्षा एजेंसियां हमारे देश के अंदर ही मौजूद जो हमारे दुश्मन हैं उनसे लड़ रही हैं। और ये भी एक तरीके का युद्ध है। युद्ध सिर्फ वो नहीं होता जहां आप आतंकवादियों को मार गिराते हैं या फिर दुश्मन देश की सेना के साथ आपका युद्ध होता है। युद्ध वो होता है जब आपके अपने लोगों का भविष्य खतरे में होता है, परिवारों का भविष्य खतरे में होता है। इसलिए ये भी एक युद्ध ही है, ये भी एक प्रकार का ऑपरेशन है हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए। अब एक बिल्कुल नई तरह की खबर आपके लिए। दिल्ली में आईवीएफ को लेकर एक ऐसा मामला आया है जिसने पूरे मेडिकल सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपने आईवीएफ का नाम तो बहुत सुना होगा आजकल। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसे आमतौर पर उन कपल्स के लिए वरदान माना जाता है जिनके लिए प्राकृतिक रूप से माता पिता बनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन गुरुग्राम के एक परिवार के लिए आईवीएफ ही एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। 41 साल के राहुल राठौर नाम के एक व्यक्ति आईवीएफ के जरिए बच्चा पैदा करने के लिए दिल्ली के एक नामी एससीआई अस्पताल में गए। आईवीएफ की वजह से इस साल जनवरी में 39 साल की उनकी पत्नी मीनू राठौर को जुड़वा बच्चियां पैदा हुई, 2 बच्चियां पैदा हुई। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद इन दोनों का माता पिता बनने का सपना पूरा हुआ था, इसलिए पूरा परिवार बहुत खुश था। लेकिन कुछ दिनों के बाद माता पिता को ऐसा लगा कि इन दोनों बच्चियों का जो चेहरा है वो उनसे कहीं से भी मेल नहीं खाता। इसके बाद उन्होंने अपना और उन बच्चियों का डीएनए टेस्ट करवाया। डीएनए टेस्ट से पता चला कि दोनों बच्चियों का डीएनए ना तो मां से मिलता है और ना ही पिता से मैच कर रहा था। यानी इन बच्चियों के बायोलॉजिकल माता पिता कोई और थे, ये दोनों बच्चियां इनकी थी ही नहीं। दोनों माता पिता ने डीएनए रिपोर्ट आने के बाद एससीआई अस्पताल में इसकी शिकायत की, पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन अस्पताल ने इस मामले में कोई कार्रवाई करने के बजाय चुप रहने के लिए मुआवजे के तौर पर इन दोनों को पैसे का बड़ा लालच दिया कि आप ये पैसा रख लीजिए और चुप रहिए। इसके साथ ही उन्हें आगे शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई, ऐसा आरोप है इन दोनों माता पिता का, इस पति पत्नी का। इसके बाद इन दोनों ने पुलिस में जाकर शिकायत की। अब इनका आरोप है कि इस मामले में जब पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की तो फिर उन्होंने अदालत में एक याचिका दायर की और इसके बाद अदालत ने सबूतों के आधार पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, जांच करने का आदेश दिया। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन देखिए, ये धोखाधड़ी जो है ये कितनी बड़ी है। सर, हमारा जो आईवीएफ ट्रीटमेंट है एससीआई आईवीएफ हॉस्पिटल है ग्रेटर कैलाश में, डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर के अंडर हुआ था हमारा ये ट्रीटमेंट। और हमारे बच्चों की जो डिलीवरी हुई है मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में हुई है, डॉक्टर रितु गर्ग है उनके अंडर हुई है ये डिलीवरी। और सर, जो छोटा बच्चा था उसके जो फीचर्स थे फैमिली से मैच नहीं कर रहे थे। इस वजह से इसी डाउट में हमने डीएनए टेस्ट करवाया था और 14 जैन को हमें रिपोर्ट मिल गई थी और रिपोर्ट में मैटरनिटी और पैटर्निटी टेस्ट दोनों ही फेल आए हैं सर। तो ये बच्चे बायोलॉजिकली हमारे नहीं है, ये उसी दिन क्लियर हो गया था। अब मेन चीज क्या है सर कि हमें अभी तक नहीं पता कि ये बच्चे कहाँ पर बदले गए हैं। उस ट्रोमा के साथ भी सर मैं पुलिस के आगे जाके हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ कि प्लीज हमारी एफआईआर कर लीजिए। एफआईआर नहीं की गई सर। उसके बाद हमने सर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां पर आप लगा के चलिए सर 2 महीने के अंदर 3 कोर्ट से ये केस गुजरा है सर। 3 जज साहब ने 3 स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं कि मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। अब इस मामले में कहां गलती हुई है, कहां चूक हुई है, कहां भ्रष्टाचार हुआ है, लापरवाही हुई है और क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया गया, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये मामला सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंस का नहीं है, बल्कि आईवीएफ के नाम पर देश भर में चल रहे इस धोखाधड़ी को भी उजागर करता है। आईवीएफ और उससे जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर हमारे देश में फिल्में तक बन चुकी हैं। पिछले 1 दशक में हमारे देश में आईवीएफ का जो कारोबार है बहुत तेजी से बढ़ा है। आज हमारे देश में आईवीएफ का बाजार लगभग 10,000 करोड़ रुपए का हो चुका है।
हमारे देश में हर साल कम से कम 3 से 3.5 लाख लोग आईवीएफ के जरिए माता पिता बनने की कोशिश करते हैं। ये संख्या इससे कहीं ज्यादा भी हो सकती है। आज महानगरों से लेकर छोटे छोटे शहरों में आपको आईवीएफ के हजारों क्लिनिक्स दिखाई देंगे, लेकिन आज ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में कई आईवीएफ सेंटर्स बहुत लापरवाही भी कर रहे हैं, कानूनों को तोड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमारे देश में आईवीएफ को लेकर कड़े कानून बने हुए हैं, जिनके मुताबिक अगर हर आईवीएफ क्लिनिक का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। कानून के मुताबिक महिला के लिए आईवीएफ की आयु सीमा जो है वो 21 से 50 साल और पुरुष के लिए 21 से 55 साल है। आईवीएफ शुरू करने से पहले मरीज की लिखित सहमति लेना जरूरी है और माता पिता जो बनने वाले हैं उन्हें आईवीएफ के अलग अलग तरीकों के बारे में भी पूरी जानकारी देना अनिवार्य है हॉस्पिटल द्वारा। कानून के मुताबिक बिना अनुमति के किसी के स्पर्म, एग या एम्ब्रियो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आईवीएफ क्लिनिक्स को तमाम जो उनके क्लाइंट्स हैं उनके इलाज से जुड़े सभी रिकॉर्ड रखना आवश्यक है, अनिवार्य है। इसके अलावा आईवीएफ क्लिनिक स्पर्म, एग या एम्ब्रियो की खरीद और बिक्री नहीं कर सकते, यानी इसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आपने किसी का एम्ब्रियो, किसी का स्पर्म या एग आगे किसी को बेच दिया। आईवीएफ और सरोगेसी के मामलों में नियमों के उल्लंघन करने पर 5 से 25 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है और 3 से 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। इसलिए कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन हमारे देश में आम लोगों को उन कानूनों के बारे में पता नहीं है। लोग रिसर्च करके नहीं जाते, पढ़कर नहीं जाते। और ये जो क्लिनिक्स हैं, कुछ क्लिनिक अच्छे हैं, बहुत प्रोफेशनल भी हैं, लेकिन बहुत सारे क्लिनिक्स ऐसे भी हैं जो लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, उनको सही जानकारी नहीं देते, उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे ज़्यादा पैसा ऐंठ लेते हैं। और बहुत सारे क्लिनिक्स ऐसे भी हैं जहाँ पर इल्लीगल कारोबार इस टेक्नोलॉजी को लेकर होता है। तो देखिए साइंस कितना आगे बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ गई है। जब जो लोग, जो ऐसे कपल्स जो प्राकृतिक रूप से माता पिता नहीं बन सकते थे, अब वो भी माता पिता बन सकते हैं, ये कितना बड़ा वरदान है। लेकिन उसी वरदान का दुरुपयोग भी हो रहा है, उसी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी हो रहा है। और अब उसी टेक्नोलॉजी से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा कमा रहे हैं भ्रष्टाचार करके। इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आप भी जब किसी आईवीएफ क्लिनिक पर जाएं तो पहली बात तो यह है कि सारे नियमों को पढ़कर जाएं, उस आईवीएफ क्लिनिक के बारे में पूरी जानकारी लेकर जाएं और आपको अपने अधिकारों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और अब अगर आप इसके बाद दोबारा किसी आईवीएफ क्लिनिक पर जा रहे हैं तो आप दोबारा रीअश्योरेंस के लिए अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट भी करा सकते हैं। अब हम डिकोड के आज के एपिसोड्स के कुल व्यूज आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए वो है इस समय 5.3 मिलियन, यानी 53 लाख व्यूज हमारे आज के इस एपिसोड को मिले हैं। और ये नंबर क्रोम डीएम की लाइव ट्रैकिंग के जरिए हमारे पास आता है, जो हमारे रियल टाइम डिजिटल व्यूज को आपकी स्क्रीन पर लगातार अपडेट करके दर्शाता रहता है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जब लोग दाग ढूंढने में व्यस्त हो जाएं तो समझ लीजिए कि आपकी चमक उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। नमस्कार।